हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के एग्ज़ाम के सिलेबस में। अगर आप देखेंगे तो आपके एक भूगोल और प्राकृतिक संसाधन के अंदर राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल, उसी में टॉपिक दिए हुए हैं आपके जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण की समस्या, जिसके अंतर्गत मैं आप लोगों को राजस्थान का भूगोल जो है प्राकृतिक भूगोल वो कंप्लीट करवा चुका हूँ। राजस्थान की जलवायु के बारे में कंप्लीट डिटेल में बता चुका हूँ। फिर मैंने आप लोगों को दरिद्रता के बारे में कंप्लीट डिटेल में बातें कर ली है। खान एवं खनिज बता दिया है। राजस्थान की कृषि व्यवस्था जो है वो पूरी की पूरी बता दी है और उस पर आधारित उद्योग भी बता दिए हैं। आज हम बात करने वाले हैं अकाल, सूखा और मरुस्थलीकरण की जो समस्या है, इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि अकाल का मतलब क्या होता है। अकाल का मतलब होता है दोस्तों आपके कि जो है पानी है, खाने पीने की चीज़ें हैं, इनकी कमी होना। अब ये कमी राजस्थान में स्पेशली कमी क्यों होती है इसकी? ऐसा कहा जाता है कि अकाल का पर्यायवाची शब्द ही राजस्थान है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि राजस्थान का जो अधिकांश हिस्सा है दोस्तों, अधिकांश जो भाग है वो रेगिस्तानी है और कम वर्षा वाला है। यह आप लोग बात जानते हैं, 2/3 जो भाग है वो रेगिस्तानी है और अब जो है थोड़ा और बढ़ते जा रहा है और उसको रोकने में भी थोड़ा भी अगर कोई समर्थ है तो केवल और केवल अरावली जो है उसको थोड़ा रोके हुए है। तो अब ये जो रेगिस्तान है, इसकी वजह से यहाँ क्या होता है दोस्तों कि यहाँ इसकी भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है राज्य की हमारे कि मानसून जो है वो सबसे एक तो बाद में यहाँ प्रवेश करता है, साथ ही साथ सबसे पहले यहीं से लौट जाता है। इस वजह से क्या होता है, वर्षा की कमी होती है और वर्षा की अनिश्चितता रहती है। उसकी वजह से राज्य में अधिकांश समय जो है अकाल की स्थिति बनी रहती है। और इसी वजह से आपने देखा, एक तो मरुस्थलीकरण ज़्यादा है, हमारे यहाँ रेगिस्तानी ज़्यादा भाग है, और दूसरा हमारे यहाँ पर जो भौगोलिक स्थिति है वो भी ऐसी है कि मानसून पहले आता नहीं है, अंत में आता है और पहले चला जाता है। इस वजह से राजस्थान को अकाल का ही पर्यायवाची कहा गया है, या ऐसा कह सकते हैं हम कि अकाल को राजस्थान का पर्याय कहा जाने लगा है। तो यहाँ के जो दोस्तों निवासी है, उन्होंने किसी न किसी रूप में हमेशा जो है अकाल का सामना किया है। कभी जैसे वर्षा कम हो रही है, कभी अच्छी फसल नहीं हो रही है। तो ये सब जो समस्याएं हैं और ये जो आपका वर्षा का कम होना, रेगिस्तानी भाग का ज़्यादा होना, यही क्या कहलाता है? अकाल कहलाता है। इसीलिए राजस्थान में अकाल को लेकर के एक कहावत भी चलती है, या एक किसान के द्वारा जो है एक हम ये कह सकते हैं कि कहावत कही गई है, जो मैं आपके सामने लिखवा रहा हूँ, क्योंकि इससे जो है आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी आजकल ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि इस कहावत का संबंध किससे है। तो आप जो है कहावत लिख लीजिए, राजस्थानी कहावत। ठीक है, और यहीं से हम शुरुआत करते हैं अकाल टॉपिक की। तो राजस्थानी एक कहावत है कि 7 काल 27 जमाना, 7 काल 27 जमाना, 63 कूंदरा काचा, 63 यानी 63 कूदरा काचा। यह भी समझ में भी आएगा, मैं बताऊंगा तब। 3 काल तो इसिया पड़े, 3 काल तो इसिया पड़े, जको गावा पुत मिले नहीं, पुत मिले नहीं पाचा, पुत मिले नहीं पाचा। इसका मतलब है कि किसान कहता है कि एक शताब्दी में 7 अकाल पड़ते हैं, एक शताब्दी के अंदर 7 अकाल पड़ते हैं। तो 27 अच्छी फसल के वर्ष होते हैं और उसमें से 4 वर्ष में एक वर्ष अच्छी फसल होती है और एक शताब्दी में 63 ऐसे वर्ष होते हैं जहां
4 से 6 माह के लिए ही काम चलाऊ थोड़ा सा अनाज मिलता है, और एक शताब्दी में कम से कम 3 तो ऐसे अकाल भयानक पड़ जाते हैं कि माँ और बेटा ही जो है अपने आप से बिछड़ जाते हैं। इस प्रकार का ये सेंटेंस कहता है। तो आपको इतना इसका हिंदी अर्थ नहीं याद रखना, आपको केवल ये स्टेटमेंट याद रखना है कि पूछ ले कि इसका संबंध कौन सी आपदा से है। 7 काल 27 जमाना 63 कुंदरा काचा, 3 काल तो इसिया पड़े जको गावा पूत मिले नहीं पाचा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं आपके एक जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी से शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को। तो राज्य में दोस्तों किसी वर्ष जो है अकाल थोड़ा हाई लेवल का पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही ऐसा हो जाता है त्रासदी जैसा मच जाए, और कभी कभी थोड़ा सा कम अकाल भी पड़ता है, लेकिन अकाल तो राजस्थान के अंदर हर साल लगभग पड़ता ही पड़ता है। अब ऐसा ही अकाल जो है सन 1842-43 में, सन 1842 व 1843 में पड़े और विनाशकारी अकाल का नाम, विनाशकारी अकाल का नाम ही क्या रखा था? ये नाम पूछा गया है सहसा मुदशा। लिख लीजिए आप, सहसा मुदशा, सहसा मुदशा रख दिया गया। तो यहां ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए सहसा मुदशा क्या है? तो सहसा मुदशा एक अकाल का नाम है, और ये अकाल जो है कब पड़ा था? 1842-43 के समय ये अकाल पड़ा था। इसके बाद में दोस्तों एक ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1899 में, और 1899 तो था दोस्तों आपका ईस्वी सन, लेकिन अगर हम बात करें विक्रम संवत की तो उस समय जो विक्रम संवत था वो था 1956, और इसी 1956 की वजह से जो 1899 में अकाल पड़ा उसका नाम रखा गया छप्पनिया अकाल। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए छप्पनिया अकाल के समय कौन सा विक्रम संवत था? तो कौन सा विक्रम संवत था? 1956। अगर ईस्वी सन पूछे तो 1899। तो 1899 में यानी विक्रम संवत 1899 में छप्पनिया अकाल पड़ा। ठीक है, कौन सा अकाल? छप्पनिया अकाल पड़ा। ठीक, ये बातें आपको याद रखनी है, इस टॉपिक से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों अगर अकाल पड़ रहा है तो जन पशुधन इन सब की हानि तो होगी, और पलायन भी एक दूसरे से दूसरी जगह ज़्यादा होने। तो इस वजह से जो है ये ऐसा अकाल था कि अगर उस समय के कोई लोग, अब तो कोई जिंदा है नहीं वैसे, ठीक है, लेकिन इसको अभी जो मतलब थोड़े टाइम पहले की बात करें यानी कि 2000, 2001, 2002, तो उस समय के लोग जो है जिन्होंने इसके बारे में सुना है किसी बुजुर्ग से, तो वो आज भी इस ऐसे भयंकर अकाल को नहीं भूल पाए, क्योंकि ये सबसे कुख्यात अकाल था। क्या था? कुख्यात अकाल था। इसके अंदर जो है दोस्तों आपके भोजन, पानी, चारा तीनों प्रकार के अकाल, यानी एक तरह से ये बहुत ही खतरनाक अकाल पड़ गया था। समझ में आई बात? ये आपको याद रखनी है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। और तो आपके 2000 और 2001 के आसपास दोस्तों, 2000 और 2001 में दोस्तों धौलपुर जिले को छोड़ करके केवल और केवल राजस्थान का एक जिला था। कौन सा? धौलपुर। और इस धौलपुर को छोड़ करके राज्य के समस्त छोड़कर राज्य के समस्त जिले अकाल से प्रभावित रहे। अब आपको यहां ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि आप ये बताइए 2000 या 2001 में जो अकाल पड़ा उस समय राज्य का कौन सा जिला था जहां अकाल नहीं पड़ा था? तो वो केवल और केवल धौलपुर था। धौलपुर को छोड़ करके अगर हम देखें तो सभी जगह जो है भयंकर अकाल पड़ा था। अब हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, ये टॉपिक ही ऐसा है, इसमें आपको जो जो फैक्ट बताए जा रहे हैं वो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। इसमें डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब राजस्थान के अगर हम पिछले 100 वर्षों में देखें तो सबसे भीषण अकाल की जो चपेट में आ गया था, 100 वर्षों के सबसे भीषण अकाल की चपेट में आया, और इसी वजह से इसे जो है मैक्रो ड्रॉट यानी कि वृहद अकाल की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। कौन सी बात? यही जो 2001 के आसपास जब ये पड़ा था आपका अकाल, उस समय की ये बात हो रही है। तो आप जो है ये याद रखेंगे कि राजस्थान गत 100 वर्षों के सबसे भीषण अकाल की चपेट में आ गया था, और इसी वजह से इसका नाम रखा गया था वृहद अकाल। ये लिखवा रहा नहीं हूँ, याद रखना कि वृहद अकाल राजस्थान में पड़ा हुआ है। ठीक, अब बात करते हैं राजस्थान जो दोस्तों जब से बना है उसके बाद से केवल कुछ ही वर्ष ऐसे हैं जिनको छोड़ें तो उसके अलावा लगभग सभी हमेशा ही यहाँ जो है अकाल की स्थिति रही है। जैसे एक तो 1959-60 में अगर छोड़ें, 73-74, एक 75-76, एक 76-77, फिर 90-91, फिर 94-95 को छोड़ करके अगर हम सभी में देखें तो किसी न किसी भाग में लगातार यानी थोड़ा थोड़ा राजस्थान के अंदर अकाल की स्थिति रही ही है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, और इस अकाल से संबंधित कि आपने राजसमंद झील का नाम तो सुना होगा। तो ये जो है दोस्तों मेवाड़ की एक ऐसी झील है जिसका कार्य अकाल राहत कार्यों के तहत किया गया था, या अकाल पड़ने की वजह से किया गया था। वो कौन सी झील थी? राजसमंद झील। इसका निर्माण 1662 में किया गया था। तो आप ये बात लिख लीजिए, 1662 में मेवाड़ में भयंकर अकाल पड़ा, जिसके तहत राजसमंद झील का निर्माण कराया गया। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, और ये जो है दोस्तों आपके अकाल राहत राहत कार्यों के लिए अगर कोई झील का निर्माण सबसे पहले हुआ तो वो केवल और केवल आपकी राजसमंद झील है, जिसका निर्माण जो है किसकी वजह से हुआ था? अकाल राहत कार्यों के तहत हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अभी आपको एक वर्ड मैंने बताया था त्रिकाल। तो आपने अभी तक अकाल पढ़ा, लेकिन ये त्रिकाल का मतलब क्या है? त्रिकाल का मतलब होता है अकाल का वह रूप, अकाल का वह रूप जिसमें भोजन, पानी व चारे का संकट उत्पन्न हो जाता है। यानी कि 3 चीज़ों का, खाने का, पीने का और पशुओं के लिए भी खाने पीने की जो चीज़ है उसका भी अकाल उत्पन्न हो जाए तब तो उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे कि त्रिकाल का मतलब क्या है? अकाल का वो रूप जिसके अंदर मनुष्य के साथ साथ जानवरों के लिए भी अगर खाने पीने की जो है सुविधा यानी उनका चारा वगैरह भी नहीं उपलब्ध हो तब त्रिकाल पड़ता है। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे राज्य के अंदर अकाल पड़ने के कौन कौन से कारण हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ऐसे। ठीक, तो आप लिख लीजिए, यहाँ पर पॉइंट डालेंगे हम कि राज्य में अकाल के कारण। ठीक है, तो राज्य में अकाल पड़ने के क्या कारण है?
तो सबसे पहला कारण तो यही है कि भाई यहाँ वर्षा जो है वो कम भी होती है और उसकी अनिश्चितता भी रहती है। लेकिन हम और भी अलग अलग, जैसे कि प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं, फिर आपके आर्थिक कारण कौन कौन से हैं, फिर हम पढ़ेंगे मानवीय कारण कौन से हैं और राजनीतिक कारण कौन से हैं। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ नोट डाउन करेंगे। पहला हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक कारण, यानी कि प्रकृति के कौन से रीजन है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर अकाल पड़ता है। तो प्राकृतिक कारण, ठीक है। चलिए, प्राकृतिक कारण में पहला लिखेंगे शुष्क जलवायु है हमारे राजस्थान की, आप लोग ये जानते हैं, ठीक, शुष्क जलवायु। दूसरा, यहाँ का जो तापमान है वो बहुत ही उच्च रहता है, यानी उच्च तापमान, ठीक। थर्ड पढ़ेंगे वर्षा की जो है अपर्याप्तता भी है और अनियमितता भी है। तो वर्षा की अपर्याप्तता व अनियमितता, ठीक है। चौथा कारण है वनों का अभाव। हमारे यहाँ पर आप लोग जानते ही हैं, वन तो कम है ही है, वनों का अभाव। नेक्स्ट, फिफ्थ है नियतवाही नदियों का अभाव। हमारे यहाँ पर एक भी ऐसी नदी है क्या जो पूरे के पूरी चलती हो, एक चंबल को छोड़ करके? तो नियतवाही नदियों, मैक्सिमम नदियाँ तो कैसी है, अंतःप्रवाही है, अभाव, ठीक। और सिक्स रीजन है अनुपजाऊ मिट्टी। यहाँ की जो मिट्टी है हमारे वो कैसी है, अनुपजाऊ है, तो अनुपजाऊ मिट्टी। चलिए, ये तो हो गए प्राकृतिक कारण। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्थिक कारण। अब इनमें समझाने की ज़रूरत तो नहीं है भाई, अरे अब नियतवाही नदियाँ नहीं हैं तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, वर्षा ज़्यादा होगी तो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली भाई देखो, वर्षा वन लगाएंगे वर्षा ज़्यादा होगी, वर्षा ज़्यादा होगी तो वर्षा की अपर्याप्तता कंप्लीट हो जाएगी, एक चीज़ कट, फिर उच्च तापमान नहीं रहेगा, शुष्क जलवायु नहीं रहेगी, अगर पानी है तो नदियाँ अपने आप ऑटोमेटिकली 12 महीने चलेगी, यानी नियतवाही बन जाएगी। और अगर पानी वगैरह सब कुछ है तो अनुपजाऊ मिट्टी कैसे रहेगी, उपजाऊ हो जाएगी, वो तो वहाँ नई नई मिट्टी आती रहेगी। तो ठीक, चलिए अब आर्थिक कारण में पहला है परंपरागत तौर पर कृषि आधारित कमजोर अर्थव्यवस्था, ठीक है। हाँ, दूसरा कारण देखेंगे पशुपालन की पिछड़ी दशा। हमारे यहाँ पर बेचारे पशुओं को ऐसे पाला जाता है जैसे कि वो बस मतलब उनको ऐसा बिहेव किया जाता है कि उनके बस एक ही काम है, हमें दूध निकाला और काम कंप्लीट, उसको चारा वारा बेचारे को अच्छे से देना, उनकी देखभाल रखना, ऐसा नहीं किया जाता है। बाकी आप अगर बाहर देखेंगे तो पशुओं को डेली नहलाना, उनकी साफ़ सफाई करना, उनके लिए बढ़िया रहने की व्यवस्था होना, अगर सर्दी का टाइम है तो उनके लिए भी हीटर वगैरह लगाना, गर्मी उनके जो है उनको भी तो ठंड लगती है भाई, तो वो मतलब पशुपालन की यहाँ पर पिछड़ी दशा है। साथ ही साथ परंपरागत कुटीर व ग्रामीण उद्योगों का ह्रास, ठीक है। हमारे यहाँ पर क्या है कि हमारे यहाँ पर जो परंपरागत कुटीर और ग्रामीण उद्योग जो होते हैं, मतलब छोटे और जो ग्रामीण लेवल के उद्योग होते हैं, उनकी अभी हमारे यहाँ पर क्या है, कमी है। हमारे यहाँ पहले क्या खादी वगैरह की खेती की जाती थी, तो उससे हमारे अगर देखो हमारे पास में अगर पैसा आ रहा हो तो हम उससे फिर नई नई चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो अभी आजकल पशु ही सबसे कम होते जा रहे हैं, तो उस वजह से भी जो है हमारे यहाँ पर अकाल पड़ने की स्थिति रहती है। एक हमारे यहाँ पर जनसंख्या तो बढ़ी रही है, उसके साथ साथ अनुत्पादक यानी कि ऐसी जनसंख्या बढ़ रही है जो कि अच्छा उत्पादन कार्य नहीं कर रहे, यानी कुशल जो है जनसंख्या का
प्रबंधन नहीं हो रहा है। जनसंख्या जो बढ़ तो रही है लेकिन अच्छी जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, एक स्किल्ड पर्सन्स की यहाँ पर हमारे यहाँ कमी हो रही है। तो जनसंख्या का बढ़ता बोझ, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ कारण है सिंचाई के साधनों का कमी होना यहाँ पर। अरे भाई सिंचाई के साधन तो कम ही होंगे ना, जब वर्षा ही नहीं हो रही है तो फिर क्या काम के साधन। तो सिंचाई के साधनों की कमी, ठीक है। सिंचाई के जो साधन हैं उनकी क्या है, हमारे यहाँ कमी है। तो ये थे कुछ आर्थिक कारण। अब प्राकृतिक भी कारण है, आर्थिक कारण भी है, तो कुछ मानवीय कारण भी होंगे। मनुष्य भी तो कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है जिसकी वजह से यहाँ अकाल पड़ रहा है। तो मानवीय कारण, ठीक है। अब मानवीय कारण कौन कौन से हैं, तो मानवीय कारण में आप पहला लिखेंगे वनों की अनियंत्रित और अतार्किक कटाई, ठीक है। हमारे यहाँ पर पेड़ पौधों को ऐसे काटा जाता है जैसे कि ये तो बस आज काटे न कल वापस इतने बड़े हो जाएंगे। अनियंत्रित व अतार्किक कटाई, ठीक है। ये पहला रीजन। दूसरा कारण है भूजल का अंधाधुंध। हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ भी भूजल अवेलेबल है वहाँ हम क्या करवा रहे हैं, बोरिंग पे बोरिंग करवाए जा रहे हैं और वहाँ का पानी निकाल करके पानी को वेस्ट कर रहे हैं, या फिर हम जो है केवल और केवल खेती और उसमें ही ध्यान दिए जा रहे हैं। ये सोच ही नहीं रहे हैं कि भूजल भी कम हो रहा है। अगर भूजल धीरे धीरे बिल्कुल ही कम हो गया तो हम पीने के लिए भी पानी नहीं बचने वाला। तो भूजल का अंधाधुंध दोहन हो रहा है। फिर हमारे यहाँ पर हम पारिस्थितिकी अनुसंतुलन बनाए हुए हैं, तो पारिस्थितिकी असंतुलन भी है। पारिस्थितिकी असंतुलन, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है प्रकृति के साथ में कोई भी किसी प्रकार की छेड़छानी नहीं करनी है। नेक्स्ट, फोर्थ है राजनीतिक कारण। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। ये आपसे दिया जाएगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक कारण है जिसकी वजह से अकाल पड़ रहे हैं, तो आपको वहाँ लिख कर आना है। देखिए नेक्स्ट है, अब हमारे यहाँ जो भी समस्या होगी तो समस्या के प्रति हम दूरगामी दृष्टिकोण के स्थान पर तात्कालिक राहत कार्यों पर अनावश्यक बल। ये पॉइंट कहना चाहता है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, हमें मकान बनाना है। हम देख ही नहीं रहे कि हमारे परिवार में 2 जने अगर हम रहने वाले हैं तो भाई हम छोटा मकान बनाए, नहीं, पड़ोसी ने बड़ा बनाया हम भी बड़ा बनाएंगे और एक्स्ट्रा ज़मीन खराब करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो है दूरगामी परिणाम देखने हैं। आपको देखना है कि आगे जाकर के बहुत बड़ा एक नुकसान होने वाला है। आप अगर दिन का एक पेड़ लगाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, और एक पेड़ काटते हैं ना तो बहुत बड़ा नुकसान है ये। तो आप जो है लोग क्या करते हैं, बस अभी इंस्टेंटली फ़ायदा हो रहा है ना, ठीक है बस उसका देखो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। फिर हमारे यहाँ पर जल योजनाओं पर जो है क्या है, पिछड़ापन है, ठीक है। तो जल योजनाओं का पिछड़ना, हमारे यहाँ पर जल का कोई भी किसी भी प्रकार से जो है हम रक्षा मतलब उसको सेव करना चाहते ही नहीं है। हम तो ये चाहते हैं हमें नहाना है, हम 10 बाल्टी से नहाएंगे, हमारे बाथरूम में फुल नल आता है। ये देखते ही नहीं है कि राजस्थान में बहुत से ऐसे शहर हैं, बहुत से ऐसे गांव हैं जहां लोगों को पानी के लिए 10-10 किलोमीटर चलना पड़ता है। लेकिन क्या है कि हमारे पास आ रहा है ना, तो हम तो राजा हैं, हम तो ऐसे ही पानी उड़ाएंगे। तो ये गलतियां नहीं करनी है। फिर हमारे साथ यहाँ क्या है, प्रशासनिक शिथिलता भी नहीं है।
सरकारें कई प्रकार की जो है योजनाएं लाती है, लेकिन उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रशासनिक पूरा प्रेशर वगैरह नहीं लगाया जाता। केवल और केवल क्या किया जाता है, बस एक जो है लीतापोती कर दी जाती है। तो प्रशासनिक शिथिलताएं एवं व्याप्त भ्रष्टाचार, हम क्या करते हैं, पानी है फैक्ट्रियों को दिए जा रहे हैं, ठीक है, दबा के, और फैक्ट्री वाले फिर उनकी मर्जी है वैसे उपयोग में ले रहे हैं, उनकी मर्जी है वैसे कर रहे हैं। पानी वेस्ट हो रहा है तो हो रहा है, बाहर गंदा पानी आ रहा है तो आ रहा है, उसका कोई किसी को मतलब नहीं। ये केवल और केवल क्यों, भ्रष्टाचार के कारण। तो ये सभी कुछ कारण थे जिसकी वजह से अकाल जो है पड़ रहे हैं। तो आपको ये याद रखने हैं क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। अकाल राज्य में पड़ने, जो राज्य में अकाल पड़ रहा है उसके कारण कौन कौन से हैं। प्राकृतिक कारण क्या है, शुष्क जलवायु है, उच्च तापमान है, वर्षा की अपर्याप्त और अनियमितता है, वनों का अभाव है, नियतवाही नदियों का अभाव है, अनुपजाऊ मिट्टी है। आर्थिक कारण है, परंपरागत तौर पर कृषि आधारित जो कमजोर अर्थव्यवस्था है यहाँ की, पशुपालन की पिछड़ी दशाएं हैं, परंपरागत कुटीर और जो ग्रामीण उद्योग थे उनका हास्य हो रहा है, अनुत्पादक जनसंख्या जो है बढ़ती जा रही है, सिंचाई के साधनों की यहाँ पर कमी है, ठीक। मानवीय कारण तो वनों की अनियंत्रित और अतार्किक कटाई हो रही है, भूजल का अंधाधुंध विदोहन हो रहा है, यानी कि दोहन करे जा रहे हैं, हम तो बढ़िया से पानी यूज कर रहे हैं, पारिस्थितिकी असंतुलन बढ़ रहा है। राजनीतिक कारण, समस्या के प्रति हमारा दूरगामी दृष्टिकोण है ही नहीं, हम तो यही सोच रहे हैं इंस्टेंट फायदा हो बस। जल योजनाओं का पिछड़ापन है, हमारे यहाँ पर किसी भी प्रकार के जल को जो लेकर है, नियोजन को लेकर के कोई भी कार्य नहीं किया जाता। प्रशासनिक शिथिलताएं हैं और व्याप्त भ्रष्टाचार भी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, अकाल अगर पड़ने के कुछ कारण हैं तो उस अकाल को कम करने के या उसके प्रभाव को कम करने के भी कुछ सुझाव होंगे ही होंगे। जी हाँ, जरूर सुझाव है हमारे पास। तो अब हम बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए जिसकी वजह से अकाल जो है क्या हो दोस्तों, उसका प्रभाव कम दिखा सके। तो आप सभी लोग अब लिखेंगे अकाल के प्रभाव को कम करने के सुझाव। ये भी पूछा जाएगा आपको पॉइंट बना बना के। तो अकाल के प्रभाव को कम करने हेतु सुझाव, ठीक है। अब सुझाव भी यहाँ दो प्रकार के हैं। पहला अल्पकालीन सुझाव, यानी कि छोटे समय के लिए इंस्टेंटली जिसको आप मतलब कर सकें, तो अल्पकालीन उपाय। अब अल्पकालीन उपाय क्या क्या हैं, तो आप जो है मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। पॉइंट में जो है आपको सुना रहा हूँ केवल और केवल, तो आप लिख सकते हैं। वार्षिक योजनाओं में नियमित प्रावधान की अनिवार्य व्यवस्था की जानी चाहिए, यानी जो भी आप योजनाएं वगैरह कर रहे हैं तो उनको रेगुलरली सही तरीके से जो है चलानी चाहिए। राहत कार्यों का जो है निर्धारण वगैरह वो क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, योजना निकालते हैं, वो पूरे राजस्थान के लिए एक ही निकाल देते हैं, लेकिन ये देखते ही नहीं है कि जैसलमेर में पानी की ज़्यादा कमी है एज कंपेयर टू माउंट आबू। तो हमें माउंट आबू में अलग तरीके से जल का जो है क्या करना पड़ेगा, बचाव करना पड़ेगा। जल के नियोजन को लेकर अलग नीति लानी होगी और जैसलमेर को लेकर के अलग नीति लानी होगी। तो हमें जो है राहत कार्यों का निर्धारण क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। जो भी संस्थाएं जो हैं काम कर रही हैं इसके फील्ड में, आप देखते होंगे बेटी बचाओ के लिए भी कोई कार्य करता है, कोई शिक्षा के अभियान को लेकर काम करता है, कोई बेरोजगारी को लेकर के, कोई गरीबी को लेकर के। तो जो अलग अलग एनजीओ है, जो एनजीओ इन पानी और इस अकाल को लेकर के अगर कोई प्रयासरत है तो उनको आप क्या करिए, उनके साथ सरकार का समन्वय बिठाना चाहिए और उनको मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ आप ये जो कार्य कर रहे हैं ये अच्छा कर रहे हैं, उन्हें अवार्ड दीजिए, उन्हें प्रोत्साहित कीजिए कि वो और भी इस कार्य को अच्छे तरीके से करें। राहत कार्यों में हमें क्या करना चाहिए, जनता का सहयोग लेना चाहिए, यानी गांव के लोगों को समझाना चाहिए कि आप जब नहा रहे हैं तो कम से कम पानी थोड़ा सा यूज करें। बर्तन वगैरह कपड़े वगैरह धोने में आप जो गंदा पानी बचे उसको आप वापस से यूटिलाइज कीजिए, उसको कहीं ना कहीं यूज करिए। ये चीज़ें हम जो है अल्पकालीन के तौर पर बता सकते हैं। अब हम कुछ दीर्घकालिक उपाय भी दे सकते हैं। दीर्घकालिक में आप ये है कि भाई पेड़ पौधे लगाइए, क्योंकि वो तो बड़े होंगे तब तक टाइम लगता है ना। तो दीर्घकालिक उपाय, ठीक है।
तो ये ऐसे देखो भाई, अल्पकालीन और दीर्घकालिक उपाय जो हैं ये आप खुद भी बता सकते हैं अपने हिसाब। आपको भी पता है कि अकाल अगर कम करना है तो इसका मतलब ये है कि पानी की व्यवस्था अच्छी हो। पानी कब बढ़ेगा? जब हम पेड़ पौधे वगैरह अच्छे लगाएं, सिंचाई सुविधाओं का हम विस्तार करें, और जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो ग्रामीण लेवल पर हम जाकर के उनको विविधीकरण के बारे में समझा, उनकी अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा सुधारने का प्रयास करें। फिर कृषि सघनता बढ़ाने का हम प्रयास करें, फल है, सब्जी है, औषधि है, ऐसी नकदी फसलों को हम बढ़ाएंगे तो उससे उनकी गरीबी दूर होगी और उससे फिर जो है वो अकाल कार्य में भी हमें फायदा देगा। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देंगे, ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत है उनका उपयोग करें हम। क्योंकि अभी हम क्या करते हैं, जैसे सपोज करिए पानी से अगर हम बिजली बना रहे हैं तो वो पानी तो वहाँ खराब हो रहा है, तो उसका जो हम वैकल्पिक कुछ स्रोत निकालें, जैसे सौर ऊर्जा वगैरह को उपयोग में लें। ग्रामीण उद्योग और जो कुटीर उद्योग है उनको प्रोत्साहन दें हम, ठीक है। फिर हम जो है दुग्ध वगैरह, इस जो ये कार्यक्रम वगैरह चलाए जाते हैं दुग्ध को लेकर के, नस्ल सुधार को लेकर के, ये सब हमें करने चाहिए। साथ ही साथ अकाल अभाव में अगर जो है भाई साथ छोड़ देता है, ऐसा देखो एक कहावत है दोस्तों, हाँ एक कहावत मैं आपको बता देता हूँ कि अकाल अभाव में भाई साथ छोड़ देता है पर ये वनस्पतियाँ साथ नहीं छोड़ती है। जैसे कौन सी वनस्पतियाँ? तो ये जो सांगरी है, खोखा है, पीलू है, जालोटिया है, केर है, ढालू है, फोंगला है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं, लूंग, पत्ता, घिटाला, लहसू, ये तो सब पशु खा सकते हैं। और जो खोखा, सांगरी, ये जो मैंने पहले बताए, ये केर, इनको जो है एक इंसान खा सकता है, यानी मनुष्य जो है इसकी सब्जी वगैरह बना करके खा सकते हो आप। जो ये खांगरी, सांगरी, पीलू है, इनकी अचार और सब्जियां बनती है। तो आप ये ऐसी सब्जियां हैं जो कम पानी में उगाई जा सकती है, तो आप इनका भी जो है क्या करिए, बढ़ावा दीजिए इनको और इनको बोइए, ये समझ सकते हैं हम, ठीक है। तो ये सभी दीर्घकालिक और इनके उपाय थे। अब मैं बात करता हूँ राजस्थान सरकार के द्वारा कुछ जो है हमारे यहाँ पर, जैसे कि एक हमारा चल रहा है सूखा सुरक्षा कवच योजना, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये है क्या, ठीक। चलिए, तो आप यहाँ टॉपिक डालिए, ये एक योजना है एक तरह से, सूखा सुरक्षा कवच योजना, ठीक है। तो सूखा सुरक्षा कवच योजना क्या कहती है? तो सूखा सुरक्षा कवच योजना जो है ये हमारे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत करी। तो हम ये लिख सकते हैं कि इसको शुरू किसने करा? तो इसको शुरू करा है हमारे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, ठीक है। किसने करा है? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत करी है। और इसमें जो है ये कहा गया है कि अगर मानसून जो आता है उसकी विफलता हो जाए, यानी मानसून जो है अच्छा नहीं हो, पानी वागी अगर हमारे यहाँ पर खेती अच्छी नहीं हो पाती है, तो उसमें जो नुकसान होगा उसका हम जो है बीमा करेंगे। समझ में आ गई बात? तो हम ये कह सकते हैं कि मानसून की विफलता पर आमदनी को होने वाले नुकसान का बीमा किया जाता है, ठीक है। तो मानसून की विफलता पर नुकसान का बीमा किया जाता है, ठीक है। मतलब उसको जो नुकसान हुआ उसका हम बीमा करेंगे और उसको फिर बीमा दिया जाता है ताकि उसकी मदद हो सके। ये है हमारा सूखा सुरक्षा कवच योजना, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। चलिए, अब दोस्तों और बात की जाए तो देखिए हमारे सरकार के जो है कुछ उपाय किए गए हैं। जैसे भाई जो अभावग्रस्त क्षेत्र वगैरह है वहाँ पेयजल की सर्वोच्चता दी गई है, टैंकर है, रेल परिवहन है, हेडपंप है, इनके माध्यम से वहाँ पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही साथ में जो है हमारे यहाँ लावारी से आवारी जो पशु वगैरह घूमते हैं इनको लेकर के पशु शिविर खोले गए हैं। ये सब सरकार भी अपनी ओर से जो है क्या कर रही है, एक आबियाना जो कि सिंचाई शुल्क होता है उसको माफ़ किया गया है। तो ये आप ये पॉइंट याद रख सकते हैं कि ये जो आबियाना होता है, आबियाना, ये है क्या? तो ये एक सिंचाई शुल्क है, ठीक है। क्या है? सिंचाई
शुल्क ये माफ कर दिया या माफ करना। ठीक है, ये एक मतलब उपाय है सरकार को कि भाई जो आबियाना आप सिंचाई शुल्क ले रहे हैं उसको कम करना चाहिए या उसको माफ कर देना चाहिए। जो भू राजस्व वसूली वगैरह होती है उसको आगे बढ़ा देना चाहिए या फिर उसको भी थोड़ा सा जो है क्या करना चाहिए, माफ करना चाहिए। इससे जो है अकाल के समय लोगों को फायदा हो सके। तो ये है दोस्तों हमारा अकाल के बारे में कंप्लीट डिटेल आपकी जो मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। तो अकाल से संबंधित या जो सूखा जो आपका पूछा जा सकता है उससे संबंधित ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें ज़्यादा आपको जो है कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है। और भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई लगता हो कि भाई मुझे तो सर आप ये बताइए या पर्सनल कुछ पूछना है, तो आपके पास में व्हाट्सअप नंबर मेरा है ही है, नहीं है तो हमारे स्क्रॉल में चल ही रहा है, आप वहाँ से जो है मुझे और भी कोई अपना पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे देख लीजिए मैं आपको जो है एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देखिए, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गाँव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल एवं सूखे पीड़ित हुए। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको ये बताना था भाई 90% से अधिक गांव किस समय जो है अकाल या सूखे से पीड़ित हुए थे। तो आप लोग जानते ही हैं, अभी जस्ट पीछे बताया है। ठीक है, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि कब हुए थे ये अप्रत्याशित। ठीक है, चलिए एक आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, राजस्थान का मरुस्थल जो है विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित है जहां पर अन्य मरुस्थल जो है सर्वदा भिन्न है। मतलब अन्य मरुस्थलों से हम जो हमारा जो मरुस्थल स्थित है वो अन्य अक्षांशों पर स्थित है, ऐसा क्वेश्चन था आपके। और यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में कौन सी अवधारणा सटीक है, ये राजस्थान के लिए पूछा गया था। ऑप्शन दिए थे, यह सूखे के कारण प्रारंभ होती है, यह शुष्क क्षेत्रों से प्रारंभ और प्रसारित होती है, यह हृदय स्थल से प्रारंभ और प्रसारित होती है, यह अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण और मृदा व जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ और प्रसारित होती है। तो मरुस्थलीकरण प्रक्रिया मतलब चालू कब होती है? अरे भाई सीधी सी बात है, मरुस्थलीकरण कब होगा? जब हम वहाँ पर जो है पेड़ पौधे कम होंगे या जो छोटी घास वगैरह वो कम होगी। और वो कब कम होगी? जब हमारे यहाँ पर अतिचारण होगा, अतिहलन होगा, निर्वनीकरण होगा, मृदा जल का जो है हम अच्छे तरीके से प्रबंधन वगैरह नहीं करेंगे तब। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए थे जो आप मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया और दूसरा तो कॉमन सेंस थोड़ा सा बेसिक था, आप कर सकते थे। ठीक है, और एक जो मैंने आपको बताया था कि चपनिया अकाल के बारे में, तो उससे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चपनिया अकाल के नाम से जाना जाने वाला अकाल कब पड़ा। और ऑप्शन थे 1889 विक्रम संवत, शक संवत 1856, सन 1856 या 1956 विक्रम संवत। तो आप जानते हैं 1899 में पढ़ा था, 1956 विक्रम संवत हो जाएगा। ठीक, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वर्ष 2016-17 में राजस्थान के कितने जिले अकाल से प्रभावित थे। तो ये क्वेश्चन मैं जो है आपको मरुस्थल, जब मैंने प्राकृतिक भूगोल बताया था तो बताया था कि 13 जिले जो है अभी मरुस्थल के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो आप ये लिख सकते हैं 2016-17 में, ये वैसे करंट से था क्योंकि ये अभी लास्ट एग्जामों में पूछा गया था, तो आप लिख सकते हैं वैसे 2016-17 में 13 जिले अकाल से प्रभावित थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया और ये मैं पहले बता चुका था, 13 जिले थे ऐसे। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं कि राजस्थान का वर्तमान में, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान का वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है। तो राजस्थान में भाई कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं आ सकती, मतलब ऐसा या अभी तक नहीं आई है ऐसा। तो एक था भूकंप ऑप्शन में, एक था बाढ़, एक है सूखा, एक है सुनामी। आप लोग जानते हैं बाढ़ आती रहती है, सूखे की तो अभी बात ही कर चुकी है, अकाल पूरा ही है, और भूकंप भी आ जाते हैं। अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले ही आया है, 3-4 मतलब 1 वीक पहले ही आया था शायद। ठीक है, और सुनामी जो है वो अभी तक राजस्थान में बचे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, समझ में आ गई बात।
और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाते हैं। तो आपको बेसिक जो बता दिया बस वही क्वेश्चन जितना बताया उतना याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को जो है देखिए सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण की समस्या से संबंधित और कुछ भी जानकारी मतलब चाहिए हो डिटेल में, और कोई प्रश्न आपका हो और आप पूछना चाहते हैं तो मुझे पूछ सकते हैं। लेकिन ये जो इसका कंटेंट है वो इतना ही है, और भी कोई होगा तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान एकेडमी सर्च मारेंगे तो आपके पास आ जाएगा, और फिर भी नहीं आता है तो राजस्थान एकेडमी सिरो ही सर्च करें, 101% आ ही जाता है। ठीक, अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, एक ही वीडियो बेरोजगारी के ऊपर, और उसके बाद में आपका बेरोजगारी टॉपिक भी हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम जो है दोस्तों मैं आप लोगों का जितना हो सकता है उतना कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं छुट्टी से आपकी जो मतलब ये एग्ज़ाम है उससे पहले तक एक आपका जनजाति और उसकी अर्थव्यवस्था भी करवा दूंगा। पॉलिटी लगभग हो चुकी है। ठीक है, चलिए दोस्तों धन्यवाद, इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा।